बेलापुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था ननकू और दूसरे का सनकू। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेतों में जाते। एक हल चलाता तो दूसरा बीज डालता हुआ उसके पीछे पीछे चलता था। घर में दोनों अकेले रहते थे। माँ बाप मर चुके थे और दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। घर में भी दोनों मिलजुल कर काम करते थे। ननको भैया, घर की सफाई तो हो चुकी, अब कपड़े धो लूं? नहीं, कपड़े मैं धो लूंगा, तू बैठकर आराम कर। आज नदी किनारे चलते हैं। ठीक है, उस तरफ गए, काफी दिन हो गए। ननको भैया, लौट चलो, सूरज छिपने जा रहा है। असल में उन दोनों को रतौंधी का रोग था। रात होते ही उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आज लौटने में कुछ ज्यादा देर हो गई। और ननकू भैया, जब उस भयानक रात में वो शेर मेरी तरफ आ रहा था तो मैंने उसे आंख मार दी। बेचारा डर कर भाग गया। अबे क्यों गप मारता है? रात को तो तुझे दिखाई ही नहीं देता। क्या बात है ननकू, दोनों खाट पर डटे बैठे हो। तुम्हारा खाना कौन बना रहा है? बिना घरवाली के ही बड़ी मौज मस्ती से रहते हो। देखो, ननकू सनकू जा रहे हैं। बेचारे दिन के समय ही तो बाहर निकल पाते हैं। बेचारे रात के अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकते। इसीलिए तो दोनों अकेले डोल रहे हैं। इन्हें कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। ननकू भैया, सुना ये रामजी दुकानदार क्या कह रहा है? तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? इन्हें बोलने दो, एक दिन अपने आप चुप हो जाएंगे। इनका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। रणजी कितने दिनों से पीछे पड़ा है। चलो किसी दिन उसकी बहनों को देख ही आए। चलेंगे किसी दिन, लेकिन जल्दी चलना चाहिए, कहीं उनके कानों में भनक पड़ गई तो मुश्किल होगी। आज बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है। लगता है मेरा भाई अक्लमंद होता जा रहा है। आखिर भाई की समझदारी का कुछ असर होगा या नहीं? ठीक है, फिर रणजी को संदेशा भेज देते हैं। अगले शुक्रवार को वहाँ चलेंगे। वहाँ कहीं हमारा भेद न खुल जाए। भेद कैसे खुलेगा? हम सुबह सुबह चलकर अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट आएंगे। सनकू, बैलगाड़ी तैयार है, अब ज्यादा देर मत लगाओ, नहीं तो लौटने तक अंधेरा हो जाएगा। वाह सनकू, क्या खूब जच रहे हो। अभी से दुल्हा नजर आ रहे हो। रहने दो, मुझे मत बनाओ, पहले अपनी तरफ तो देखो। चलो मेरे शेरों, चलो। आज ये जोड़ी सज धज कर कहाँ चली? आज तो दोनों ऐसे जच रहे हैं जैसे ससुराल जा रहे हो। धूप कितनी तेज है, बैलों को पानी पिलाना होगा। कोई छायादार जगह दिखे तो बैलगाड़ी रोक लो। यही गाड़ी रोक के बैलों को खोल देता हूँ। हाँ ननकू भैया, इस पेड़ के नीचे बैठकर हम भी कुछ देर चिलम पी लेंगे। अरे बैल कहाँ गए? यहाँ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है कहीं दूर निकल गए हैं। सनकू, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। ननकू भैया, अब तो अंधेरा होने लगा। इस अंधेरे में हम बैलों को कैसे देख सकेंगे? अंधेरे में अब बैल दिखाई तो देंगे नहीं। मैं अपनी पगड़ी उतार लेता हूँ। अब इसका एक सिरा तुम पकड़ लो और एक मैं पकड़ लेता हूँ। अब इसे फैलाकर आगे बढ़ते हैं। इसके बीच में जो कोई चीज अटकेगी उसे हाथ लगाकर देख लेंगे। हो सकता है कि हमारे बैल इसमें अटक जाए। तरकीब तो बड़ी चोखी है ननकू भैया। पगड़ी को खींच कर पकड़ो। अरे कहाँ अटक गई पगड़ी? फिर कुछ अटका, शायद बैल ही हो। अरे ये तो पेड़ निकला। अरे रे, ये क्या है? अरे ननकू सनकू, आप दोनों यहाँ ये पगड़ी से क्या कर रहे हो? अब तो पोल खुलकर रहेगी। ये सनकू पेड़ के नीचे बैठा था। कौवे ने पगड़ी पर बीट कर दी। मैंने कहा भी कि ऐसे ही साफ कर देते हैं, पर ये नहीं माना और पगड़ी धोकर ले आया। बस उसे सुखा रहे थे। अब तो पगड़ी सूख गई है, इसे बांध कर तैयार हो जाओ। बैल कहाँ है? तब तक मैं उन्हें गाड़ी में जोतता हूँ। यहीं कहीं चल रहे होंगे, भूरे रंग के हैं, पकड़ लाइए। कम वक्त, ये बैल कहाँ गए? लो, बैल तो यहीं चल रहे थे। अब इन्हें गाड़ी में जोतता हूँ। रणजी ने झटपट बैलों को गाड़ी में जोता और फिर उनकी सवारी ससुराल की ओर चल पड़ी। ससुराल पहुंचकर दोनों का जोरदार स्वागत हुआ। आइए, पधारिए ननकू जी और सनकू जी। आप लोग आराम से बैठो, मैं अभी आया। सनकू, होशियार रहना, कहीं पोल ना खुल जाए। भगवान ही लाज रखेंगे। चलिए ननकू जी, सनकू जी, भोजन तैयार है। आप हाथ मुंह धो लीजिए। आप लोग भोजन कीजिए, अभी मैं अपनी बहनों के हाथ लस्सी भेजता हूँ। जैसे ही रणजी कमरे से बाहर गया कि पिछले दरवाजे से एक कुत्ता अंदर घुस आया और दोनों की थाली से रोटी उठाकर भाग गया। अरे थाली में से रोटी कौन ले गया? सनकू, तुमने ली है? पर रोटी तो मेरी थाली में भी नहीं है। लगता है कुत्ता या चूहा उठाकर ले गया है। अब की बार जरा ध्यान रखना। बेफिक्र रहो, मैंने डंडा तैयार रखा हुआ है। लस्सी लेकर दोनों बहनों को भेजा गया, जिनसे ननकू और सनकू की शादी होने वाली थी। जैसे ही वे दोनों कमरे में आईं, तो आहट सुनते ही सनकू ने डंडा दे मारा। आह आह! अरे रणजी भैया, मैं मर गई। हाय बापू, मेरी कमर टूट गई। अरे बाप रे, लगता है मैंने गुणवंती और लाजवंती को पीट दिया है। आह! क्या हुआ? यह चिल्लाना कैसा? क्या बात है? ये क्या हो रहा है? ये सनकू एकदम मूर्ख है। कई बार समझा कर लाया था कि होने वाली पत्नी जब भोजन परोसे तो उसके शरीर से लकड़ी केवल छुआई जाती। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, लेकिन इसने करारी चोट मार दी। चलो, आप लोगों का दस्तूर तो पूरा हो गया। अब आप आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। ठीक है,
चलो खाना तो नसीब हुआ, अब हाथ धोने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फिर कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। चलिए मैं आपके हाथ धुलवा दूं। हाय आए, मैं मरा। जरूर दहलीज से ठोकर खाई होगी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, जमीन पर देखकर चलने की आदत नहीं है सनकू को, बस ठोकर लगी होगी। चोट तो नहीं आई सनकू जी? ऐसी वैसी चोट से सनकू पर कोई असर नहीं होता। आप ऊपर वाले कमरे में पधारो, आपके सोने का इंतजाम वहीं किया है। संभल संभल कर चढ़ना ननकू भैया। तू मेरी फिक्र मत कर, अपना ख्याल कर। अरे रे, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई। क्या हुआ सनकू जी? सीढ़ियों से कैसे गिर गए? क्या बताओ। हाय। सनकू कुछ ज्यादा अड़ियल है, कहने लगा कि कुल 15 सीढ़ियां हैं, जबकि मैंने कहा 13। बस सीढ़ियां गिनने के लिए वापस नीचे दौड़ा। शायद जल्दी जल्दी मैं 2-2 सीढ़ियां फांद गया होगा। दिखाइए सनकू जी, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, खास चोट नहीं लगी है। गरम गरम दूध में हल्दी डालकर भेजती हूँ। अब आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं आपके बिस्तर नीचे वाले कमरे में बिछवा देता हूँ। आइए सनकू जी, आपको बिस्तर तक पहुंचा दूं। लगता है आपकी कमर में काफी दर्द है। आपकी मेहरबानी से बिस्तर नसीब हुआ, वरना न जाने और कितनी ठोकरें खानी पड़ती। अरे, ननकू भैया की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कहाँ रह गए ननकू भैया? कहाँ गए? जरा खेत की तरफ गए हैं, अभी आते होंगे। अब की बार कहीं ननकू भैया किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। ये कहाँ चल दिए सनकू जी? खेत की तरफ जाना है? आओ मैं ले चलता हूँ। सनकू, मुझे बाहर निकालो। सनकू जल्दी आओ। अरे ये तो ननकू जी की आवाज है, लेकिन ये है कहाँ? अरे आप गड्ढे में कैसे गिरे? ननकू भैया, गड्ढा कितने हाथ गहरा निकला? सनकू 10 हाथ गहरा है। देखा रंजी, ननकू भैया भी कम अड़ियल नहीं है। यहाँ गड्ढा देखा और उसकी गहराई नापने के लिए इसमें कूद पड़े। ये तो इनकी पुरानी आदत है। अब आप ही बताएं कि ये गड्ढा कितने हाथ गहरा है? 20 हाथ। तब तो तुम्हारा अनुमान गलत निकला ननकू भैया। रंजी, अब इन्हें बाहर निकालिए और कमरे में पहुंचाइए। रंजी ने ननकू को गड्ढे से बाहर निकाला और कमरे में पहुंचा दिया। अब आप दोनों आराम फरमाइए, मैं दूध भिजवाता हूँ। माँ कहीं भूल तो नहीं गई? मेहमानों के लिए दूध लाई हूँ, ले लीजिए। माताजी, आपने क्यों कष्ट किया? सनकू जी आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी नौकरानी है। सनकू ने फिर गड़बड़ कर दी। इसमें सनकू की कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारे माता पिता ने हमें बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दी थी। वे अमीर गरीब और नौकर मालिक में कोई भेद नहीं मानते थे। आपके माता पिता के बड़े उच्च विचार थे। उनकी दी हुई शिक्षा का आप लोगों पर भी जरूर अच्छा असर हुआ होगा। मेरी बहनें बड़ी किस्मत वाली हैं जो उन्हें इतने समझदार पति मिल रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताइए, आप दोनों को मेरी बहनें पसंद आई या नहीं? लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाए। देखते भी कैसे? क्यों? लस्सी लेकर भेजा तो था उन्हें। दरअसल छड़ी मारने का दस्तूर निभाते समय हम देख ही न सके। कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता वही दोनों लेकर आएंगी, तब देख लीजिएगा। ये ठीक है, सुबह की रोशनी में तो हमें दिखाई देने लगेगा। कमरे में गर्मी है, इसलिए आपके बिस्तर बाहर आंगन में लगवा दिए हैं। रात काफी हो गई है, अब आप लोग सो जाइए। चल सनकू, अंदर वाले कमरे में चले, यहाँ तो ठंड लग रही है। चलो, लगता है हम किसी गोदाम में पहुंच गए हैं। और यहाँ जमीन पर ही सोना पड़ेगा। वाह रे हमारी किस्मत, नरम नरम गुदगुदे बिस्तर छोड़कर जमीन मिली है सोने के लिए। मुझे तो कीड़े मकोड़ों के काटने के कारण नींद नहीं आ रही है। बस सवेरा होने में थोड़ी सी देर बाकी है। चुपचाप लेटा रहे, बना बनाया खेल मत बिगाड़। अरे बिस्तर तो खाली है। ननकू और सनकू सुबह सुबह कहाँ चले गए? लेकिन बैलगाड़ी तो खड़ी है। बैलगाड़ी के बिना गांव नहीं लौट सकते। हो सकता है खेतों की तरफ गए हो, लेकिन यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, बापू, ननकू और सनकू बिना बताए चले गए। क्या कह रहे हो बेटा रंजी? इतनी सुबह कैसे जा सकते हैं? शायद हमारी लड़कियां पसंद नहीं आई उन्हें। लड़कियां तो देखी ही नहीं उन्होंने। जब मैं दूध लेकर गई थी तो सामने वाले कमरे में वे दोनों विराजमान थे। हाँ, वहाँ बैठकर मैंने उनसे बातचीत भी की। खोज करते करते रंजी ने जाकर गोदाम का भिड़ा हुआ दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वो भौचक्का रह गया। अरे रे, ये गोदाम में आकर जमीन पर क्यों सो रहे हैं? मुझे तो इनके दिमाग में कोई खराबी नजर आती है। आंगन में बिस्तर बिछा तो रखे थे, फिर भी। अरे, इतने लोग क्यों जमा हैं? कहीं हमारी पोल तो नहीं खुल गई? जीते रहो बेटा। लेकिन आप यहाँ गोदाम में कैसे पहुँच गए? आप लोग तो बाहर आंगन में सोए हुए थे। क्या बताऊं, मेरा ये भाई बड़ा ही अड़ियल है। साथ ही इसे हर चीज की लंबाई नापने की सनक है। रात को ये कहने लगा कि इस गोदाम की लंबाई इसकी लंबाई से दुगनी है, जबकि मेरा कहना था कि मेरी लंबाई से दुगनी है। लेकिन ये अड़ गया तो मैंने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलो नाप लेते हैं।
बस लेट लेट कर कमरे की लंबाई नाप रहे थे कि अचानक आंख लग गई। कमरे की लंबाई नापने का काम भी अधूरा रह गया। इस काम को अब पूरा कर लो। अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो पता ही नहीं चला कि कमरे की लंबाई किसके कद से दुगनी है, मेरे या भैया के। लेकिन हमें पता चल गया कि गुणवंती का विवाह ननकू से करना ठीक रहेगा और लाजवंती का सनकू से। वो कैसे? गुणों की खान हमारी गुणवंती समझदार ननकू के योग्य है और समझ की जरा सी कच्ची लाजवंती की सनकू के साथ खरी निभेगी। लेकिन पिताजी, इन दोनों की पसंद नापसंद भी तो जान लेनी चाहिए। ससुर जी, जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, हमें मंजूर है। ननकू जी, अब शादी का मुहूर्त निकलवाइए और बारात लेकर पधारे। जी, बहुत अच्छा। ननकू और सनकू का विवाह, इस बार दोनों ने बाजी मार ही ली। थोड़े दिनों बाद ननकू और सनकू का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया और वे अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगे।